हे गाइस, तो वजीरेक्स हैक को ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है एंड अभी भी लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई लोगों के फंड्स जो है कब तक मिलेंगे। आप सबको पता ही होगा अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं कि आज या कल के अंदर वजीरेक्स की सिंगापुर कोर्ट के अंदर हियरिंग थी एंड उस हियरिंग पे डिसीजन आ रहा था कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसके बाद वो लोगों को बचे हुए फंड्स जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अप्रूव होती है कि नहीं होती है। अब उसी को लेके लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि यहाँ पर अभी जब सिंगापुर कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई तो वहाँ पर कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि हमको कुछ प्रूफ यहाँ पर चाहिए। क्या प्रूफ मांगे हैं और एक्चुअली में लोगों के फंड जो है कब तक यहाँ पर मिलेंगे, उसका पूरा अपडेट जो है आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके गाइस, तो वजीरेक्स के साथ चल क्या रहा है इसको लेके बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स है एंड वही अपडेट को शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पर सीए सोनू, जो पहले भी चैनल पे आए हैं और उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करी है। इनफैक्ट सोनू को अगर आप देखेंगे वो खुद यहाँ पर वजीरेक्स या जेटाई के अगेंस्ट में केस को लीड कर रहे हैं। तो सोनू, अभी अगर हम देखेंगे तो कल यहाँ पर हियरिंग थी कोर्ट के अंदर, सिंगापुर कोर्ट के अंदर, जहां पर फाइनली स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेके वजीरेक्स का तो यही बोलना था। पहले बोलते थे दिसंबर में मिलेगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, करते करते मई में आ गए कि अब ये हियरिंग होगी और राइट। इस हियरिंग के अंदर जाके फाइनली स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास होता है तो लोगों को फंड्स मिलेंगे। तो एज आई अंडरस्टैंड, जैसा आप मेरे को बता रहे थे, ये जो कोर्ट की हियरिंग थी वहां पर आप भी प्रेजेंट थे, राइट? यस, एब्सोल्युटली आदि भाई। तो मेरे को बता सकते हो हुआ क्या? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास हुआ, नहीं हुआ, हुआ क्या? तो अभी तक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास नहीं हुआ है आदि भाई। प्राइमरीली उसका रीजन ये है कि हमने कोर्ट के सामने जुरिस्डिक्शन का चैलेंज रखा था, क्योंकि वजीरेक्स है तो इंडियन एक्सचेंज जानमाई उसको चला रहा था, जो कि निश्चल ने भी बोला है कि जानमाई लिमिटेड बिनेंस ओन नहीं करता है। और मल्टीपल ओकेशंस पर अगर आप एफआईयू का रजिस्ट्रेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो जो वजीरेक्स है वो इंडिया से ही ऑपरेट होता है एक्सचेंज। और जो 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 हैक के बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ था वो भी इंडिया में ही हुआ था। द वेरी नेक्स्ट डे हैक का रजिस्टर एफआईआर जो था वो मतलब कंप्लेंट इंडिया में रजिस्टर हुआ था। इसके बाद जो एफआईआर है वो भी इंडिया में ही रजिस्टर हुआ था। तो इन सब से एक चीज क्लियर हो जाता है कि था तो एक्सचेंज इंडिया से ही ऑपरेटेड, बस एक नाम की कंपनी थी सिंगापुर में जो इसको चला रही थी। तो जब हमने कोर्ट को ये सारी चीजें बताई तो कोर्ट ने जेटाई से बोला कि यार अभी तुम तो बस लिख लिख के दे रहे हो कि हम सिंगापुर के कंपनी है, सिंगापुर का एक्सचेंज है, अभी मेरे को प्रूफ चाहिए कि आप सिंगापुर के कंपनी हो, क्योंकि अभी तक आपने कुछ प्रूफ दिया नहीं है मेरे को। एक क्वेश्चन सुनो, जब आप बोलते हो कि कोर्ट ने बोला कि अभी तक लिख लिख के दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? मतलब तो व्हाट इसका डज दैट मतलब मीन? ये होता है कि जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, तो अगर जब जब जेटाई कोर्ट को कुछ बताता है तो वो निश्चल साइन करके देता है ओथ में। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप गीता पर हाथ रख के बोलो, आप जो बोलोगे सच बोलोगे। तो वैसा एक मतलब वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है, पर वो एक ओथ्स कमिश्नर होता है जो आपको ये बोलता है, वो आपको रिपीट करवाएगा और आपको बोलना है कि आप इस एप्लीकेशन में जो भी बता रहे हो सब कुछ सच है। और जब मतलब निश्चल वो ने बताया कि मतलब जेटाई, हाँ, हाँ, मतलब कोई प्रूफ नहीं, मतलब निश्चल अपने अकॉर्डिंग एफिडेविट या जो भी वो फाइल करके हाँ, कि मैं बोल रहा हूँ तो ये सच है, और कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा था उसको। यस, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा था। फिर हमने एविडेंस निकाल के दिया कोर्ट को उस एप्लीकेशन में, और फिर वो एक्सेप्ट कोर्ट ने किया कि हाँ भाई यहाँ पर इशू तो है, हमको एविडेंस में जाना पड़ेगा। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि आप लोगों ने कल जब कोर्ट हियरिंग हुई थी तो वहां पर आप लोगों ने यही क्वेश्चन रेज किया कि जेटाई का नाम ले रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल है जो मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को लेके, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जेनमाई है मेन कंपनी, जो इंडिया बेस्ड कंपनी है, जिसके जहां पर इंडिया के अंदर भी एफआईआर रजिस्टर करवाया था, तो वो लाइबल है, जेटाई यहाँ पर नहीं है। तो तो उन्होंने क्या बोला कि यस, प्रूफ दो कि जेटाई लाइबल है या ओनर है वजीरेक्स का, या क्या? यस, जेटाई का ओनर है वजीरेक्स। ये बात उनको बोलने के लिए बताई गई थी कोर्ट के तरफ लेकिन से। वो कैसे बताएंगे? वो तो मतलब निश्चय वो खुद ही को नहीं पता वजीरेक्स का ओनर, वो तो ये बोलते रहते कभी बाइनेंस है, कभी बोलते हैं कोई नहीं, और क्योंकि है। यहाँ पर इशू, एक मेन इशू जो आता है, जो हमने कोर्ट के सामने रेज किया था हडी भाई, कि अगर जेटाई ओनर ही नहीं है तो जेटाई ये एप्लीकेशन कर ही नहीं सकता है। अगर जेटाई को करना है तो फिर बिनेंस को भी साथ लाना पड़ेगा। क्योंकि जब ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा होता है, जब दो लोग बोलते हैं कि हम दोनों इस चीज के ओनर नहीं है, तो आप उसको हम्म। रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हो। आपको उस कंपनी को बंद करके उसको ऑक्शन करना पड़ता है, जिसको लिक्विडेशन बोलते हैं।
तो हम्म। हमने कोर्ट के सामने यही बात रखा कि अगर आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी करना है, आप पहले बिनेंस को बुलाओ, क्योंकि ये लोग एक्सचेंज को चलाना चाहते हैं। हम्म। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ओनर नहीं हूँ, तो फिर मैं एक्सचेंज को चलाना क्यों चाहूंगा? मैं क्यों नया डेक्स लॉन्च करूंगा जिसके लिए मैं $18 मिलियन का पैसा पूछ रहा हूँ, और हाँ, वो वो भी भी यूजर के फंड से। यूजर के फंड यूजर में के से फंड निकाले। से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने कोर्ट को बताया डी भाई, कि अगर यूजर्स ये बेल आउट नहीं करेंगे वजीरेक्स को, तो इनका जेटाई जो है ये पहले ही लॉस में चल रहा है, इसके पास पैसे ही नहीं है कंपनी चलाने के। और जो जानमई है उसके सारे पैसे इंडियन लॉ एनफोर्समेंट ने फ्रीज कर दिए। तो अगर ये लोग हम्म। यूजर का पैसा यूज नहीं करते हैं, ये दोनों कंपनी बंद हो जाएगी। तो हम्म। इफेक्टिवली ये सिंगापुर इसीलिए गए हैं ताकि ये कंपनी को यूजर के पैसे से बचा सके। हमें इस चीज से प्रॉब्लम है। इससे हम्म। प्रॉब्लम नहीं है कि आप यूजर का पैसा रोक के रखे हो, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक ओनरशिप का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि यूजर का पैसा आपका है। क्योंकि हम्म। कोर्ट ने ये क्लियरली तो बोल दिया कि मैं, हाँ, हम्म। कोर्ट ने बोला था कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ ये पैसा किसका है। हम तो बस स्कीम अप्रूव कर रहे, तो हमने रेस किया कि आप पहले डिसाइड करो, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स डिसाइड कर रहे हैं नहीं तो। लेकिन सोनू, इसमें देखो, जैसे ये तो बोलते हैं कि हमारी बात, जैसे मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ क्या आप बोल रहे हैं, कि ये तो देखो क्लियर है, वजीरेक्स वाले जो है अपनी कंपनी को बचाने के लिए पूरा एफर्ट्स यहाँ पर डाल रहे हैं, इसी कारण से अपनी जेब से 1 रुपए डाला नहीं है, लेकिन लोगों के फंड्स वो हर चीज में यूज कर रहे हैं, नया डेस्क बनाने के लिए, कोई भी अभी जो केसेस चल रहे हैं उसको भी फाइट करने के लिए। लेकिन ये तो ये यस। बोलते हैं कि अगर आपने हमारी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास नहीं करवाई, तो विद तो ओनरशिप डिस्प्यूट पे आप वेट करते रहो, वो 5 साल भी लग जाएंगे, 10 साल भी लग जाएंगे। हम्म। तो अब आप बोल रहे हो कि कोर्ट में आप लोगों ने बोला कि जेटाई मतलब ओनर नहीं है तो कैसे कर सकता है और ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है, कोर्ट ने बोला प्रूफ दिखाओ कि जेटाई यहाँ पर ओनर है। तो वैसा तो नहीं हो करेक्ट। जाएगा कि ये मतलब दिस विल कीप ऑन हैंगिंग, ये और लंबा चले जाएगा? मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब अभी डिसीजन नहीं आया इसके ऊपर? नहीं नहीं, अभी तक डिसीजन नहीं आया डी भाई। तो कोर्ट ने उनको 23 मई तक का टाइम दिया है ये सारा एविडेंस लाने के लिए। क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ये बोला है कि एफआईयू को पता था कि जेटाई क्रिप्टो टू क्रिप्टो का बिजनेस चला रहा है वजीरेक्स का, और जेटाई क्रिप्टो का कस्टडी कर रहा है, ये भी एफआईयू को पता था। अभी ये चीज कितनी सच है ये हमको नहीं पता है, पर कोर्ट ने बोला कि आप प्रूफ लाके दो, फिर ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हम्म। जेटाई रजिस्टर्ड ही नहीं है एफआईयू में, और जो इंडियन पार्लियामेंट में भी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने रखा था सारे एक्सचेंजेस का लिस्ट, उसमें भी जेटाई का नाम कहीं पर नहीं था कि वो वजीरेक्स हम्म। को चला रहा है एज ए पार्ट ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें मतलब हो रही है। तो बेसिकली अभी जो नेक्स्ट हियरिंग होगा उसमें पता चलेगा कि ये क्या एविडेंस ये लाते हैं। पर हम्म। यूजर्स के लिए, अगर कोई एक्सआरपी होल्ड करता है, उनको इंडिपेंडेंटली इंडिया में केस लड़ना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे उनको पैसा मिलेगा। और बाकी हम्म। यूजर्स के लिए, अगर ये स्कीम अप्रूव नहीं होता है तो फिर वो लिक्विडेशन में जाएगा, विच इज द बेस्ट केस सारे इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि वहां पर आपको ये लिक्विडेशन बेनिफिट ये में, मिलेगा। सुनो, लिक्विडेशन में तो उन्होंने इतना बड़ा चिट्ठा बना दिया कि इतने पैसे लग जाएंगे, उतने पैसे लग जाएंगे, आप तो और लूज कर लोगे, तो वो तो मतलब सारी चीजें ऐसी बोल रहे हैं। तो हाँ एडी भाई, लिक्विडेशन क्यों बेस्ट बोल रहे अगर, हो? हाँ एडी भाई, उसका एक रीजन है। उन्होंने इतना लंबा चौड़ा इसीलिए बताया है क्योंकि उनको 30 मिलियन चाहिए डेक्स बनाने के लिए। आप ये हम्म। सोचिए कि 30 मिलियन में डेक्स बनाने के लिए लू कैसे, क्योंकि मेरे को स्कीम तो अप्रूव करवाना है। अगर मैं लिक्विडेशन में बताऊंगा कि वजीरेक्स को बेच के $500 मिलियन मिलेगा, जिससे सारा यूजर का पैसा 100% उनको वापस मिलेगा आज के प्राइस पे भी, तो ये यूजर के फेवर में होगा, कंपनी के फेवर में नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली वजीरेक्स बिक जाएगा किसी के फेवर में, कोई राइट, कॉइनबेस मतलब आके आप ये खरीद बोल लेगा, रहे हो, कॉइनडिस। हाँ, मतलब हाँ, आप तो ये फिर बोल रहे हो कि मिच्चल के एक्सचेंज कंट्रोल में बेस्ड, नहीं रहेगा। मतलब यस एक्सचेंज एग्जैक्टली। बेच दिया, एक्सचेंज के जो पैसे है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो लेकिन ये यूजर तो, फर्स्ट होता है। हाँ, लेकिन ये लिक्विड। तो इतनी खिचड़ी है, ये तो ये बोलते हैं कि हम बेच ही नहीं सकते क्योंकि हमको ओनर ही नहीं पता कौन है। मतलब ऐसा लावारिस एक्सचेंज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ये करा क्या है इन्होंने? नहीं एग्जैक्ट एडी भाई, जब आप कंपनी खोलते हो ना, तो ये मैटर नहीं करता कंपनी का ओनर कौन है, क्योंकि जब कंपनी बिकता है, वो कंपनी को आप बेच रहे हो, कंपनी के शेयर होल्डर पे आप हाथ नहीं लगा रहे हो। और कंपनी के शेयर होल्डर को हमेशा लास्ट प्रेफरेंस मिलता है जब भी कंपनी का सेल होता है। तो सबसे पहला जो पैसा मिलता है कंपनी के बिकने के वजह से, वो यूजर को मिलता है। यूजर का हमेशा हम्म। फर्स्ट राइट होता है। तो अगर हम्म। कल को वजीरेक्स बिक जाता है तो यूजर का पहला राइट आएगा, और इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। तो निश्चल और अच्छा। मतलब हम्म। ओनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इनका पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सचेंज बचाओ,
यूजर के पैसे से बेल आउट करो और 30 मिलियन का फंड लेके नया बिजनेस स्टार्ट करो। मतलब अपना पैसा वो और बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यस। मतलब अभी अगर हम नॉर्मली चले गए तो लोगों को पैसा पूरा मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी और पैसा कमाने की। तो कैसे इस पैनिक सिचुएशन के अंदर भी कैपिटलाइज करके और पैसा कमाने की स्कीम्स यहाँ पर निकालें, इसलिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अच्छा सोनू, एक मैं यस। आपसे चीज बोलूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि यूजर का मेनली फोकस ये है कि यार मेरा पैसा कब तक मिलेगा। तो अभी जैसा आपने बताया कि कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई, आप लोगों ने रिप्रेजेंट करा और कोर्ट ने फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम ये बोला कि निश्चल की बातों पे चीजें नहीं चलेगी, हमको प्रूफ चाहिए चीजों का। तो वन बाय यस। वन आप बता सकते हो कौन कौन से एग्जैक्ट प्रूफ हैं जो उन्होंने यहाँ पर मांगे हैं? वन बाय वन अगर आप तो बता पाए। पहला चीज कोर्ट ने पूछा है कि जानमाई के पास वजीरेक्स का कंट्रोल था, इसका प्रूफ चाहिए। क्योंकि जब हमने उनको क्रोनोलॉजी बताया, एक तो वजीर जेटाई बोलता है सिंगापुर कोर्ट में कि 30 जनवरी को हमने बिनांस से वॉलेट का कंट्रोल ले लिया। ये चीज मतलब ये कहीं पर लिखी हुई नहीं है, ये मतलब जेटाई खुद बोल रहा है, निश्चल खुद बोल रहा है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा, जो उनका टर्म्स ऑफ सर्विस है जो 1 अगस्त 2023 को चेंज हुआ था, 6 महीने कंट्रोल लेने के 6 महीने बाद अपडेट हुआ था, उसमें भी जेटाई का कोई नाम नहीं है। जब एफआईआर इंडिया में लॉन्च हुआ, जब इन्होंने कंप्लेंट किया साइबर पुलिस को, वो भी जानमई ने किया, ना कि जेटाई ने। आप ये एक कॉमन आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, अगर मैं किसी का पैसा कस्टडी कर रहा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं जाके कंप्लेंट करूंगा या फिर मैं उसी दिन जाके कंप्लेंट करूंगा कि मेरे वॉलेट चोरी हो गए। मैं 1 महीने का इंतजार तो नहीं करूंगा कि मैं देखूंगा कहाँ पर क्या हो और फिर मैं जाके कंप्लेंट करूंगा। तो यही हमने फैक्ट्स पूरा कोर्ट के सामने रखा, तो फिर उन्होंने बोला कि आज जेटाई आप पहले एविडेंस लाओ कि आपके कंट्रोल में था वॉलेट, इसके बाद हम आगे की चीज देखेंगे। दूसरा चीज जो कोर्ट ने इनको बोला है कि आप इंडिया के जो आपके लॉयर है उनसे आप लिख के लेके आओ एक ओपिनियन कि हम जो भी स्कीम पास करेंगे वो इंडिया में एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अगर इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम पास करके कुछ नहीं कर सकते, वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहां के कोर्ट्स। तीसरा चीज उन्होंने ये बोला, जेटाई के लॉयर से अगेन लिखवा के लाने के लिए बोला है कि उनको इंडिया में एफआईयू रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा एक्सचेंज स्टार्ट करने के लिए, जो कि क्योंकि उन्होंने बोल दिया कोर्ट को कि एफआईयू के बिना हम एक्सचेंज चला सकते हैं। हमने काउंटर पॉइंट रखा था कि आप चला नहीं सकते हो, दिसंबर 2023 में 11 एक्सचेंजर्स को एफआईयू ने बैन कर दिया था क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन था नहीं। तो फिर हम्म। कोर्ट ने उनको बोला कि आप लिख के लेके आओ, इसके बाद हम देखेंगे कि इस केस में करना क्या है। क्योंकि कोर्ट के हम्म। पास जब तक एविडेंस नहीं आएगा कि ये सिंगापुर की कंपनी, सिंगापुर का एक्सचेंज है, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है। तो बेसिकली वजीरेक्स का ये बोलना है कि ये इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज नहीं है, ये सिंगापुर का बिटकॉइन एक्सचेंज है। ये बेसिकली एग्जैक्टली वजीरेक्स। उन्होंने कोर्ट में ये बोला एडी भाई कि ये सब हमने मार्केटिंग के लिए यूज किया था, इसका कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। जब तो वो भी बोल रहे हैं निश्चल ने वजीरेक्स इंडिया बोला का कि एक्सचेंज है नहीं। है ही नहीं, और वो ये ये भी बोल रहे बोल हैं रहे वो। कि जब भी निश्चल ने बोला कि यूजर का पैसा सेफ है, ये हम्म। फिर से एक मार्केटिंग स्टंट है, इसमें कोई लीगल बेसिस नहीं है। आप इसको उठा के हमको ये नहीं बोल सकते हो कि ये आपका पैसा था। अब आप अच्छा, बताओ ये आप बोल रहे करोगे ये क्या एज ए वजीरेक्स वाले। यूजर। यस, वजीरेक्स ने सिंगापुर कोर्ट को बोला है। तो अब ये जो चीजें मांगी हैं, ये जो प्रूफ मांगे हैं, तो ये कैसे मतलब कोर्ट से आने चाहिए या लॉयर जो है वो उसको लिख के उस पे अप्रूव करके अटेस्ट करके कोई चीज सबमिट यस, करेगा? इंडियन लॉयर साइन करके देगा जो फिर जेटाई सिंगापुर कोर्ट के सामने रखेगा बाई 23 मई। ठीक है। तो तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें मांगी हैं ये फुलफिल हो जाएंगी या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे एडी भाई, क्योंकि जो 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 इवेंट्स हुए हैं ना, क्योंकि जब आप बोलते हो कि आपके पास वॉलेट का कंट्रोल है और आपने 1 महीने लगाए सिंगापुर में पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 1 महीने का टाइम क्यों लगा। और इन्होंने सिंगापुर कोर्ट में भर भर के बोला है कि जानमाई ही सिर्फ क्रिप्टो आईएनआर चलाता था, तो जानमाई क्यों भाग के गया नेक्स्ट दिन पे पुलिस एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए कि हमारे हम्म। वॉलेट हैक हो गए। तो ये सारी चीजें इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी जो एफआईयू रजिस्ट्रेशन है जो इनके लॉयर से लिख के लाना है, वो मतलब कोई भी लिख के दे देगा और कोर्ट उसको हम्म। एक्सेप्ट करेगा भी। और वो सही है गलत है ये कोर्ट उसके अंदर नहीं जाएगा जब तक हमको एज ए यूजर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा उसको काउंटर करने का, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ओके। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं इनकी टाइमलाइन भी देख रहा था, आई थिंक 2 दिन थे जहां पर कोर्ट की हियरिंग होने वाली थी। एक कल की थी, यस। कल की हियरिंग में आप प्रेजेंट थे राइट? और एक यस, मैं आज भी प्रेजेंट था।
हाँ, और आज भी एक हियरिंग थी, तो आज की हियरिंग हुई और आप उसमें प्रेजेंट थे, और अगर हुई तो क्या आज आउटकम आया उसका? आज की हियरिंग कैंसल्ड हो गया था आईडी भाई। तो कल क्योंकि हमने इतना एविडेंस प्रेजेंट किया था और कोर्ट ने मतलब जेटाई के लॉयर को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिनके पास उनके आंसर नहीं थे। उन्होंने हम्म। बस बोला कि हम क्लाइंट से पूछ के आएंगे। मतलब अगर कोर्ट ने 20 क्वेश्चन पूछा तो 19 क्वेश्चन के उनके पास आंसर नहीं थे, तो फिर कोर्ट ने बोला कि हम कल ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आप पहले एविडेंस लेकर के आओ, फिर हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, तो सोनू मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी मेजरली देखो दो तरह के लोग हैं, ठीक है, दो हैं। एक हम्म। वजीरेक्स के यूजर ऐसे हैं जो बिटकॉइन को, एक्सआरपी को, बाकी टोकन्स को होल्ड करते थे, और वो अभी भी ये बोलते हैं कि यार हमारे क्रिप्टो तो चोरी नहीं हुआ, हमको पूरे के पूरे रिफंड मिलने चाहिए। और एक यस। कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो इथीरियम के अंदर कॉइन्स को होल्ड करते थे, उनकी क्रिप्टो चोरी भी हो गई, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई जो भी अभी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है वो पास हो जाए, मतलब पैसे तो हमको मिल जाए, चाहे जो भी यस। 20-30% जो भी दे रहे हैं या जो भी मिल रहा है, कम से कम पैसे तो मिल जाए, हम मार्केट के अंदर ट्रेड करके मे भी कुछ पैसा कमा लें। तो अब क्या आउटकम आएगा, ये जो अभी कल जो पूरी सिचुएशन हुई, जो प्रूफ मांगे गए हैं, लोग क्या हम्म। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर या 23 को जब ये हियरिंग होगी उसके बाद क्या होगा, कब तक पैसा मिल सकता है? आई थिंक इन ऑलमोस्ट 1 मंथ पैसा मिल जाना चाहिए आईडी भाई, अगर स्कीम अप्रूव होता है सिंगापुर कोर्ट के साइड से। अगर सिंगापुर कोर्ट ये डिटरमाइन करता है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं जाएगा, ये रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फिट नहीं है, तो फिर इंडियन इन्वेस्टर्स, वैसे भी आप इंडियन लॉ के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हो अपने एसेट्स को। बहुत सारे लोग दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, केरला हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, तो आई थिंक उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। स्पेशली जो एक्सआरपी के होल्डर्स है उनका बहुत सॉलिड केस बनता है इंडिया में। अगर आप, अगर किसी के भी मतलब बहुत ज्यादा एक्सआरपी के होल्डिंग्स है तो उनको डेफिनेटली लड़ना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये स्कीम उनके बेसिस के ऊपर ही बना है। एक्सआरपी के इन्वेस्टर सारे इन्वेस्टर्स को बेल आउट करवा रहे हैं यहाँ पर वजीरेक्स को मिला हम्म। के। अच्छा, लेकिन यार एक एक सुनो, जैसे आप बोल रहे हो कि कोर्ट में जाना चाहिए और केस फाइलिंग करनी चाहिए, पहली बात काफ़ी यूजर्स के लिए इतना आसान नहीं होता है कि यार कोर्ट के मामले में कौन पढ़े, लॉयर को देखना, सारी चीज़ें करना। एंड फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केस फाइलिंग भी करी है, हाई कोर्ट में अपील वगैरह भी लगाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको रिप्लाई में ये बोला है कि भाई क्योंकि क्रिप्टो अभी रेगुलेटेड नहीं है, उसके ऊपर कोई रूल्स नहीं आए हैं, तो हम कुछ कर हम्म। नहीं सकते हैं जब तक रेगुलेशन नहीं आती है। तो कई केसेस में ये भी हुआ है। हाँ एडी भाई, पर इसका इशू ये है कि जहां पर भी कोर्ट ने डिनाई किया है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया था, वहां पर हम्म। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन भी ये था कि आप गाइडलाइंस दो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट कैसे किया जाए। उस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। वहीं पर हम्म। अगर सुप्रीम कोर्ट से आप ये बोलते कि मेरा पैसा एक्सचेंज में पड़ा है और एक्सचेंज सिंगापुर में जाके रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है इलीगली, सुप्रीम कोर्ट या तो आपकी बात सुनता या फिर आपको बोलता कि आप पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर आप यहाँ पर आओ। पर हम्म। तो इसीलिए जो जब भी आप केस लड़ते हो, आप कोर्ट से क्या पूछ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। हम्म। तो गलती ये हो गई कि रेगुलेशन को लेके बात यहाँ पर हो गई, तो इसी यस। कारण से कोर्ट ने यस। बोल दिया कि गवर्नमेंट का काम है तो हम कुछ कर नहीं हाँ सकते, तो आप। एग्जैक्टली और फिर उसको मीडिया ने भी ऐसे घुमा दिया कि भाई कोर्ट आपके प्रोटेक्शन में नहीं आ रहा है। जब आप कोर्ट से हम्म। सही सवाल, सही प्रेयर ही नहीं करोगे, आप कोर्ट से बोलोगे ही नहीं कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो कोर्ट आपको वो चीज कैसे दे सकता है? कोर्ट हम्म। अपने हिसाब से सोच के कि आपको क्या चाहिए वो तो नहीं करेगा। आप जो बोलोगे हम्म। कोर्ट उसके हिसाब से ऑर्डर पास करेगा। हम्म। अच्छा, तो मैं अब ये सोनू ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हो कि अभी लोगों के फंड जो हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि मई तक पहुंच जाएंगे, तो आप बोल रहे हो कि 1 महीना और जो है लग सकता है लोगों को फंड मिलने के लिए, राइट? 1 महीने तक लग सकता है एडी भाई, रियलिस्टिकली। राइट। ठीक है। और कोई चीज आप शेयर, अच्छा एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि जैसे आपने बोला इंडिया में और भी लोग हैं, केरला से, दिल्ली में, बाकी जगह जो कुछ केस है उन्होंने यहाँ पर फाइल करे हैं और करंटली वो चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसको लेके अगर आप मेरे को आइडिया हो कितने केसेस ऐसे चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि जहां उनको पैसे उनके जो वो क्लेम कर रहे हैं उनको मिल सकते हैं? अभी हियरिंग चल रहे हैं अडी भाई, तो मतलब चार चार केसेस चल रहे हैं इंडिया में हाई कोर्ट में। दिल्ली, बॉम्बे और केरला में केसेस चल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का आई थिंक आज हियरिंग है, आज और कल 2 दिन हियरिंग है। तो हम्म। कल जब ऑर्डर आएगा आई थिंक हम तब आगे के स्टेप्स देख सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जज वांटेड टू पास एन ऑर्डर यस्टरडे। पर जेटाई के लॉयर ने बोला कि हमको कल भी चाहिए टाइम आर्ग्यू करने के लिए, तो आई थिंक वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। राइट, तो ओवरऑल आपका बोलना ये है कि अभी यहाँ पर वजीरेक्स की जो नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग है वो 23 को होगी, जहां पर कुछ प्रूफ्स हैं नहीं जो आडी भाई, वजी। तो 23 मई तक जेटाई को टाइम दिया गया है।
इसके बाद इस कोर्ट का हियरिंग होगा, जो टाइम और डेट कोर्ट बताएगा सबको। अच्छा, तो मतलब 23 मई तक इनको ये प्रूफ सबमिट करने हैं और उसके बाद कोर्ट यस बताएगा यस। कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट कौन सी होगी। कुछ आइडिया है कब तक हो सकती है नेक्स्ट हियरिंग की डेट? जून, जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट वीक में हो सकता है एडी भाई। अच्छा, एंड सपोज ये मान लेते हैं कि, मतलब मैं दो सिनेरियो पूछूंगा, अगर यहाँ पर कोर्ट जो है बोल देता है कि नहीं, मतलब क्या हो सकता है अगर वो प्रूफ ढंग से सबमिट करते हैं और कोर्ट उसको लेके अग्री नहीं करता है, तो क्या आउटकम होगा? और अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वहां पर पास हो जाती है तो उसके कितने दिन के अंदर जो बच्चे कुछ पैसे लोगों को मिल जाएंगे? ये दो सिनेरियोज में अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ। हाँ एडी भाई, अगर स्कीम अप्रूव होता है तो फिर 10 से 15 डेज वर्किंग डेज के अंदर यूजर्स को पैसा मिल सकता है। अगर मतलब स्कीम जून एंड अप्रूव तक? नहीं होता है, हाँ जून एंड तक, हम्म। अदरवाइज यूजर्स को मतलब फिर जेटाई को लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। बेसिकली अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हम अभी यूजर को नहीं दे सकते, हमारा एक्सचेंज आप बेच बेच के जो भी पैसा आता है उससे यूजर को दीजिए। उसमें 6 से 9 महीने का टाइम लग सकता है। तो 6 से 9 महीने। लेकिन आपका यस ये बोलना है कि जैसे वजीर एक्स वाले तो बोलते हैं कि नहीं भाई, लिक्विडेशन में जाएंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। आपका बोलना है लिक्विडेशन में जाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि फिर यस। इतना बड़ा एक्सचेंज है, हाँ यूजर्स हैं, उसकी एक वैल्यू करेक्ट। है, तो बेच के वैल्यू कुछ है, मिलियंस राइट। तो लेकिन यस ये स्कीम ऑफ एब्सोल्युटली। अरेंजमेंट में तो पहले इतने पैसे निकाल लिए, डेस्क बनाना है, लॉयर हायर करने हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करने ये हैं, तो वैसे सारे ही इतने ये सारे। सारे ये सारे पैसे निकल जाएंगे आडी भाई। ये उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी एक्सचेंज लेकिन लिक्विडेशन में जाता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस सब कुछ स्टॉप पे आ जाता है। आप बस एक्सचेंज उस तो कंपनी को मतलब ये और, बेचने पे फोकस करोगे। मतलब लोगों के पैसे और स्पेंड नहीं कर सकते, एकदम से रुक जाएगा। नहीं नहीं, ये लेकिन कुछ नहीं पहले कर जो सकते हैं। लेकिन पहले जो स्पेंड कर दिए, जैसे उन्होंने क्रॉल को हायर किया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हम्म। किया, तो वहां पर जो पैसे खर्च किए हैं वो वो भी। वो जो खर्च हो गया आडी भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता है। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच सोनू। आई आई वांटेड कि हम ये सेशन करें and लोगों को जो है एक अपडेट मिल जाए, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वजीरेक्स के केस को लेके अभी क्या प्रोग्रेस यहाँ पर हुआ है। एंड वजीरेक्स की तरफ से भी कोई अपडेट आया नहीं है, बहुत टाइम से कोई ट्वीट उन्होंने किया नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो वजीरेक्स के यूजर्स हैं, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अभी जो कोर्ट की हियरिंग हुई थी वो इतनी अच्छी नहीं गई जेटाई के लिए, जहां पर अभी कोर्ट ने प्रूफ मांगे हैं जो 23 मई तक सबमिट करने हैं। उसके बाद प्रूफ जब आ जाएंगे तो प्रूफ के बाद जून के फर्स्ट वीक तक कोर्ट की नेक्स्ट फिर हियरिंग हो सकती है, और फिर वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को पास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर पास करते हैं तो जून एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों के जो पैसे जो है यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अभी ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको लेके आगे जो भी चीजें होती हैं हम आपसे डेफिनेटली शेयर करते रहेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी रेगुलर अपडेट और भी आगे लेके आते रहेंगे, ये प्रूफ सबमिट या कोई भी चीज होती है उसको लेके भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सोनू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आडी भाई। थैंक यू।